हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लियर फिजिक्स। मेरा नाम है पवन यादव और मैं अपनी सीरीज में क्लास 12 की फिजिक्स कवर कर रहा हूँ। क्लास 12 का चैप्टर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 2 के भी हम आपका एनसीईआरटी के 2.8 नंबर टॉपिक तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस पहले देख लीजिए। नेक्स्ट आज हम अपने एनसीईआरटी का 2.9 टॉपिक नंबर 2.9 कवर करने जा रहे हैं। 2.9 में आपको टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। तो कंसेप्ट वाइज ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे आपके काफी सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और हर बार आपके एग्जाम में इस कंसेप्ट से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। सभी के सभी जो आपके ये टॉपिक्स हैं, जो प्रॉपर्टीज है कंडक्टर्स की, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूँ जो आपके डेली लाइफ में भी यूज होता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, सबसे पहले हम देखते हैं कंडक्टर होते क्या हैं। आपको ऑलरेडी आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में आपने डिफरेंस पढ़ा होगा। कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो बेसिक डिफरेंस तो आपको पता ही है। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं और इंसुलेटर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। सो कंडक्टर्स बेसिकली क्या होता है? कंडक्टर्स जितने भी मेटल्स हैं वो सभी के सभी कंडक्टर्स होते हैं। ओके, मेटल्स में या कंडक्टर्स में होता क्या है? इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मूव कर सकते हैं। ये सरफेस के ऊपर या कोई कंडक्टर है तो इस कंडक्टर के सरफेस के ऊपर मूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे? करंट को कंडक्ट कराएंगे। करंट को कंडक्ट कराएंगे। क्यों कंडक्ट कराएंगे? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे सरफेस के ऊपर। ओके, और क्यों मूव करेंगे? बिकॉज दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, लेकिन जितने भी इंसुलेटर्स होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से वो करंट को कंडक्ट नहीं करा पाएंगे, तो वो कहलाएंगे इंसुलेटर्स। ओके, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब कंडक्टर्स को ही हमको आगे डिटेल में पढ़ना है, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 प्रॉपर्टी जो आपकी कंडक्टर की है वो है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक equilibrium electric field is zero. Electric field is zero inside a conductor. So this is a property। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं क्या है इसका मतलब। इसका मतलब यह है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ओके, कोई मेटल का स्फीयर है, तो इसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। ओके, मतलब जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहां पर होगा? सिर्फ सरफेस पे होगा। इसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। कब? इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब कि इस कंडक्टर से कोई भी चार्ज मूव नहीं हो रहा है। इसके अंदर मूव नहीं हो रहा का मतलब, इसका मतलब ये है कि इस कंडक्टर से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है। करंट कितना है? अभी जीरो है, I=0। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब चार्जेस कैसे हैं? रेस्ट पर है। स्टैटिक का मतलब रेस्ट। तो अगर ये कोई कंडक्टर है जो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रखा हुआ है, मतलब कि उसमें से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना होगा? जीरो होगा। अब कैसे होगा ये? मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में मैंने कोई कंडक्टर को रख दिया। मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई कंडक्टर को प्लेस कर दिया। ये कोई मेटल का एक मेटल की शीट है कोई, या मेटल का कोई पीस है जिसको मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? E0 है। ये E0 इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने एक मेटल का पीस रख दिया है। अब होगा क्या? इस मेटल, क्योंकि ये मेटल है तो मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होगा? आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर नेगेटिव चार्ज को रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इसकी वजह से क्या होगा? जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगे इस मेटल के पीस के अंदर वो सारे के सारे इस तरफ आके यहाँ पर एक्युमुलेट हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इधर आके एक्युमुलेट हो जाएंगे। ओके, इससे होगा क्या कि यहाँ पर अंदर इस मेटल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा इस डायरेक्शन में। पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होकर जिसको हम बोलते हैं ईपी,
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। व्हाट इज ईपी? दीज आर इंड्यूस्ड चार्जेस। ये नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज है, ये पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्ज है। क्यों इंड्यूस हुआ ये चार्ज? क्योंकि ये बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है ई नॉट। तो ईपी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। ओके, अब हम देख रहे हैं कि ये ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये जो ईपी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। ओके, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये ईपी फील्ड बढ़ना स्टार्ट होगा। पहले एक नेगेटिव चार्ज इधर आया, एक पॉजिटिव चार्ज इधर आया, तो कुछ ईपी फील्ड सेटअप हुआ। फिर एक और नेगेटिव इधर आया, एक और पॉजिटिव इधर आया, तो ईपी फील्ड थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। ऐसे करते करते धीरे धीरे ये ईपी फील्ड क्या होगा? इंक्रीज होता रहेगा। लेकिन कब तक इंक्रीज होगा? ये तब तक इंक्रीज होगा जब तक ये ईपी फील्ड ई नॉट के इक्वल नहीं हो जाता। ओके, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन आपकी आ गई है। कब? जब ई नॉट इज इक्वल टू ईपी हो जाएगा। ईपी जो फील्ड है वो बढ़ते बढ़ते ई नॉट के इक्वल हो जाएगा। तो आपको आप देखेंगे कि आपको नेट फील्ड कितना मिलेगा? अंदर 0 मिलेगा, क्योंकि ई नॉट इधर था, ईपी इधर था, अपोजिट डायरेक्शन में थे, दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो इक्वल एंड अपोजिट फील्ड हो गए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला आपको? 0 मिला। ओके, तो इसलिए ये फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। Okay, so this is the first property. Now next property, let's start next property. Number two is electric field just outside a charged conductor is always perpendicular to the surface of conductor. Okay, I am writing here electric field just outside a charged conductor is always perpendicular to the surface of conductor. सो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए ये कोई चार्ज कंडक्टर है, इसके पास कुछ चार्ज है, तो जब चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। ओके, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, तो पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा होगा, ऐसे निकल रहा होगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चाहे वो बाहर निकल रहा हो चाहे वो अंदर आ रहा हो, ठीक है, वो फील्ड कैसा होगा? हमेशा इस सरफेस की, तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ओके, मतलब फील्ड, ये मैंने गलत बनाया है आपको, कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब वाई, इसका रीजन क्या है? मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा हो, ओके, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर नहीं है, तो क्या होगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर सकता हूँ। अगर ये एंगल थीटा है तो एक पार्ट तो आएगा इधर, टेंजेंशियल कंपोनेंट बोलेंगे इसको हम, ये हो गया ई कॉस थीटा, और एक पार्ट आएगा इधर परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये हो गया ई साइन थीटा। ओके, अब आप देख रहे हैं कि ये जो सरफेस है मेटल का, कंडक्टर का, उसके सरफेस के अलाउंग, मतलब टेंजेंशियली एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है? ई कॉस थीटा है। ओके, अब क्या होगा कि अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है या कोई पॉजिटिव चार्ज है या इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इस फ्री सरफेस की बात करें तो इस सरफेस के ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि मेटल सरफेस है, और वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? फ्री होंगे, क्योंकि मेटल की बात हो रही है, कंडक्टर की बात हो रही है। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे हुए हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स पर लगेगी फोर्स, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन सरफेस के अलोंग मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? सरफेस के अलोंग मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वहां पर अब क्या आएगा? मूविंग इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? करंट आएगा। मतलब करंट जो है अब जीरो नहीं रहा, करंट जीरो नहीं है, करंट फ्लो हो रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन अब नहीं है। ओके, तो लेकिन हमको पता है, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन। इसका मतलब यह है कि वहां पर करंट नहीं होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव नहीं करने चाहिए। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तब पॉसिबल होगा जब ये ई कॉस थीटा जो कंपोनेंट है ये आपका जीरो होना चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉन्स मूव ना करे। और ये कंपोनेंट जीरो कब होगा? जब कॉस थीटा की वैल्यू जीरो होगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा। और कॉस थीटा जीरो कब होगा? व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, तो यहां से क्या फुलफिल हुआ? क्या हमको समझ आया कि हमेशा ये थीटा क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हमेशा थीटा होना चाहिए 90 डिग्री, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। ओके, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई, जिसको हमने समझा कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सरफेस के, कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है।
क्यों होता है उसका रीजन भी मैंने आपको बताया, क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं होना चाहिए, और अगर हमको टेंजेंशियल कंपोनेंट को जीरो करना है तो उसके लिए थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। सो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड प्रॉपर्टी व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स, और यू कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, नेट चार्ज inside of a conductor is zero. This is very important property. क्या लिखा गया है? नेट चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर, इनसाइड ऑफ ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। हमेशा ये कोई कंडक्टर है तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो होगा। ओके, वाई जीरो इसलिए होगा क्योंकि अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी में, नेट चार्ज जो होगा वो जीरो होगा। तो क्यों जीरो होगा? क्योंकि हम ऑलरेडी फर्स्ट प्रॉपर्टी में देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है कंडक्टर के अंदर? जीरो होता है। अब अगर हम अपना गॉस थ्योरम अप्लाई करें तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है? गॉस थ्योरम बोलता है E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, एंड व्हाट इज दिस Q? दिस इज चार्ज इनसाइड। ओके, दिस इज Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमको पता है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्यों जीरो होता है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसका मतलब आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या हो गई? जीरो हो गई। अब लेफ्ट हैंड साइड जीरो है तो राइट हैंड साइड भी जीरो होनी चाहिए। राइट हैंड साइड जीरो कब हो सकती है? जब आपका Q इनसाइड क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ओके, तो यहां से आपको क्या मिला कि Q इनसाइड इज इक्वल्स टू जीरो। मतलब क्या हुआ इसका कि हमेशा किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा? जीरो होगा। चार्ज इनसाइड इज ऑलवेज जीरो। ओके, तो जब अंदर चार्ज नहीं है तो चार्ज कहां जाएगा? चार्ज हमेशा कहां रहेगा? सरफेस पे रहेगा। ओके, चार्ज कंडक्टर की बात हो रही है। इस कंडक्टर के पास, इस मेटेलिक स्फीयर के पास चार्ज तो है, लेकिन वो चार्ज अंदर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? उसका रीजन हमने देखा अभी। तो चार्ज जब अंदर नहीं है तो कहां रहेगा? सारा का सारा चार्ज सरफेस पे रहेगा। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आप इसको क्या लिख सकते हो कि चार्ज ऑलवेज resides on the outer surface of a conductor। हमेशा कंडक्टर के आउटर सरफेस पर चार्ज रहता है। रिजाइड्स का मतलब रहता है, अंदर चार्ज नहीं रहेगा। अंदर हमेशा चार्ज कितना होगा? जीरो होगा। सो दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं हम। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 4, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है आप ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, मेरी वीडियोस में आप देख सकते हैं पहले। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर and has the same value as that at surface। दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर ये आपके पास कोई चार्ज कंडक्टर है, इस चार्ज कंडक्टर के अंदर इनसाइड हमेशा हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। एवरीवेयर पोटेंशियल इज सेम, मतलब V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, और वो जो सेम पोटेंशियल है हर पॉइंट पर अंदर, उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो उसकी वैल्यू उतनी ही होगी जितना पोटेंशियल आपको सरफेस पे मिल रहा है। जो पोटेंशियल सरफेस पर है वही पोटेंशियल इनसाइड मिलेगा। तो V इनसाइड इज इक्वल्स टू V एट सरफेस। हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा। ऐसा क्यों? वाई? इसका रीजन क्या है? ये रीजंस भी आपके जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई सबके रीजन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से समझिएगा। रीजन क्या है इसका? मैं आपको अपनी लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन होता है E इज इक्वल्स टू माइनस dB अपॉन dr। ओके, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ओके, नेगेटिव dV बाय dr का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल।
विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ओके, या सेपरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और नेगेटिव साइन इसके आगे लगता है, तो डेफिनेशन कैसे बनी? डेफिनेशन बनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो होता है, हम अभी पढ़ चुके हैं पहले। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आपको मिलेगा dv by dr इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्या आ गया? जीरो आ गया। ओके, जैसे अगर हम ऐसे लिखे ds अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि s इज इक्वल टू कांस्टेंट, s टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, s कांस्टेंट है। ओके, ऐसे यहाँ पर dv by dr इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि v इज इक्वल टू कांस्टेंट और v डिस्टेंस के साथ r के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो जितना r, अगर आप कहीं पे भी देखें, किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो आपको v की वैल्यू सेम मिलेगी। ओके, और वो सेम वैल्यू किसके इक्वल होगी? जो वैल्यू आपको सरफेस पे मिल रही है उसी के इक्वल होगी। ओके, दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, लेट्स मूव ऑन टू फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर ये कोई चार्ज कंडक्टर है, इसके सरफेस पर आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वो कितना होगा? तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। ओके, कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी को लिखेंगे कैसे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी। कैसे आएगा ये हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये कोई सरफेस है और इसका हम एक छोटा सा एरिया कंसिडर कर रहे हैं अभी, ये एरिया, इस एरिया को हम ले लेते हैं ds। ओके, क्योंकि इस चार्ज कंडक्टर की बात हो रही है तो इसके पास कुछ चार्ज है का मतलब इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से आउटवर्ड जा रहा होगा या इनवर्ड आ रहा होगा, डिपेंडिंग ऑन द चार्ज। हम अभी मान के चल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा होगा। और इस सरफेस का अगर मैं एरिया वेक्टर बनाऊं तो वो भी एरिया वेक्टर हमको पता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? आउटवर्ड नॉर्मल होती है। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी ऐसे आ गई, परपेंडिकुलर टू सरफेस। ओके, अब अगर मैं अपना गॉस थ्योरम का इक्वेशन लिखता हूं और अब आप देख रहे हैं कि ये जो कंडक्टर है, चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम अगर इसका लेट करके चले कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो इसकी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको हम लेट कर रहे हैं सिग्मा। मतलब सिग्मा क्या हो गया? चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। ओके, सो अब हम अपना गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। गॉस थ्योरम इक्वल्स टू E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, E कितना है हमको पता है, E और ds दोनों एक दूसरे के साथ, दोनों ही सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री का एंगल हुआ। तो 0 डिग्री एंगल हुआ तो आपके पास क्या बचा? खाली E ds और cos 0 की वैल्यू आपके पास आ गई 1 इज इक्वल टू Q इनसाइड। इसके अंदर कितना चार्ज है? मतलब अगर हम ये सरफेस की बात कर रहे हैं तो हमको इस सरफेस का चार्ज चाहिए खाली। तो इस सरफेस के ऊपर कितना चार्ज होगा वो कैसे निकालेंगे? हमको इस सरफेस का एरिया पता है, कितना एरिया है? ds एरिया है और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा है। तो अगर हमको इसका चार्ज चाहिए तो हम क्या करेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी को इसके एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमने अप्लाई कर दिया तो अपना गॉस थ्योरम। अब ds से ds कैंसिल हो गया, फाइनली आपके पास क्या आया? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रूव हो गई है। ओके, तो दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट मूव ऑन टू लास्ट प्रॉपर्टी। तो ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है ये आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और डेली लाइफ के अंदर भी आपका यूज होता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये बेसिकली एक एप्लीकेशन है जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, उसी की एप्लीकेशन है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, तो नाम से आपको कुछ समझ आ रहा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब तो पता ही है आपको। शील्डिंग का मतलब क्या होता है? शील्ड मतलब किसी को किसी चीज से बचाना, शील्ड मतलब प्रोटेक्शन के लिए उसको हम यूज करते हैं, उस वर्ड को शील्ड। ओके, तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो होता है।
अब चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई डेलिकेट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेलिकेट का मतलब क्या है कि अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर आके हिट करेगा तो ये डैमेज हो सकती है, ठीक है। इट कैन बी डैमेज्ड बाय एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा के रखेंगे हमेशा। जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है हमारा, हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास तक पहुंचे, क्योंकि वो क्या कर सकता है, इसको डैमेज कर सकता है। ओके, तो हम क्या करेंगे कि उस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को उसके चारों तरफ हम एक मेटल की कवरिंग बना देंगे। दिस इज द मेटल केज, इसको हम बोलते हैं मेटल केज, या इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम बोलते हैं फैराडे केज। फैराडे केज माइकल फैराडे के नाम पे पड़ा है, फैराडे केज। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, इसके चारों तरफ हमने क्या किया, एक मेटल की कवरिंग बना दी। अब हमको पता है कि मेटल के इनसाइड में, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ से आ रहा होगा तो वो अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, जो कि बहुत डेलिकेट था, जो डैमेज हो सकता है इन बाहरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वजह से, वो मेरा सेफ रहेगा। तो हमने क्या करा, इस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को शील्ड कर दिया, इसके चारों तरफ हमने एक शील्ड बना दी, इसलिए इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ओके, सो दिस इज द बेसिकली इट इज ए एप्लीकेशन। ये एक एप्लीकेशन है जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज जीरो, उसी की एप्लीकेशन है जिसको हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को सेव करने के लिए, शील्ड करने के लिए। ओके, अब डेली लाइफ में कैसे यूज होता है, तो आपने सुना होगा कि जब भी लाइटनिंग होती है, जब भी बिजली कड़कती है, लाइटनिंग होती है, थंडरस्टॉर्म होता है, तो उस टाइम पर हमको, अगर हम गाड़ी के अंदर हैं तो हमको गाड़ी के अंदर ही रहना चाहिए, हमको गाड़ी से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बस के अंदर है तो बस के अंदर रहना चाहिए, बस से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको पता है गाड़ी जो है, जो कार है, जो बस है, वो किसकी बनी होगी, वो बनी होगी मेटल की। मेटल का सरफेस है इसके बाहर चारों तरफ। अब क्योंकि हम गाड़ी के अंदर अगर हैं तो गाड़ी के अंदर हम सेफ हैं। क्यों सेफ हैं? क्योंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। तो जो भी लाइटनिंग अगर ऊपर से आ रही है, उस लाइटनिंग का कोई भी इफेक्ट अंदर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ओके, या बस के अंदर है तो बस के अंदर भी इफेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि बस भी किसकी बनी होगी, मेटल की बनी होगी। ओके, तो इसलिए अगर आप बाहर आ जाएंगे, खुले ग्राउंड के अंदर आ जाएंगे या पेड़ के नीचे आ जाएंगे, तो क्या होगा, वो सीधी की सीधी जो लाइटनिंग आएगी वो आपके ऊपर आएगी और आपको उससे डैमेज हो सकता है। ओके, लेकिन अगर आप कार के अंदर हैं तो आप बच जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कार इज जीरो। क्यों? क्योंकि वो मेटल की बनी है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। सो ये हमारी 5 प्रॉपर्टीज हो गई, सॉरी 6 प्रॉपर्टीज हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को मिला के। 6 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी अभी कंडक्टर्स की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आप इनको प्लीज ध्यान से समझ लीजिएगा, और इन सबका रीजन भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस के बारे में, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है, वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ लीजिए प्लीज़, और इस वीडियो से अगर आपको कुछ फ़ायदा मिला है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।